डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर की आपकी लेसन सेकंड की फर्स्ट वीडियो आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। तो ये सिलेबस मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया था, बड़ा ही काम आने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार इस सिलेबस से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करें। आज हमारी गूगल मीट भी हुई थी, तो उस पर भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस सेशन अटेंडेंस जो है ज़रूरी है लगानी, इसको इग्नोर न करें। पेपर होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर की डेट शीट आ गई है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। तो आप पेपरों के बारे में भी किसी भ्रम में न रहें, आज नहीं तो कल पेपर अवश्य होंगे। तो बात कर रहे थे हम इस पाठ की। इस पाठ का नाम है अखिल भारतीय जो कांग्रेस हमारी बनी उसकी स्थापना के संबंध में हम पढ़ेंगे। इस संगठन की भारत में जो राष्ट्रवाद फैला, जो देश में उदय और चेतना आई, उसमें इसकी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भूमिका थी वो रही। आज़ादी के लिए इसने संघर्ष में योगदान जो दिया वो बहुत बड़ा था। कांग्रेस की स्थापना तथा उसे आगे बढ़ाने में प्रारंभिक दौर में जो लोग लगे थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनको उदारवादी कहा जाता है। उदार विचारों के थे, नरम विचारों के थे, नरमपंथी, नरमवादी, उदारवादी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो ये कांग्रेस की जो स्थापना हुई, हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था, तो इसकी स्थापना जो है हयूम नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से हुई थी। तो अलग अलग विद्वानों के, विचारकों के, इतिहासकारों के इसके बारे में विचार हैं, तथ्य उनके अपने अपने हैं। इस संबंध में विवाद भी हुआ। विवाद में अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय ने 1916 में एक कहा था कि भी ये जो भारत में जो विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, उस विद्रोह से कांग्रेस अंग्रेज जो है बच जाएं, अंग्रेजी राज बचा रहे, तो सुरक्षा नली के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में भी कई बार आता है। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 अंक में। तो वो किसने दिया? तो वो सिद्धांत 1916 में लाला लाजपत राय ने दिया। तो इसको आप ध्यान रखें। तो सुरक्षा नली के रूप में काम किया। बाकी हम सारा पढ़ेंगे। अनेक विद्वानों ने जो जो विचार दिए। पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जितने सिद्धांत हैं उनकी विवेचना कीजिए। तो 6 सिद्धांत है, 6 के 6 हम पढ़ने वाले हैं। तो डफरिन के रचयिता होने का सिद्धांत। डफरिन उस समय के वायसराय थे। 1885 के पास की बात करें, क्योंकि 85 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये सिद्धांत किसने दिया? ये 2 अंक में भी आ सकता है। 2 अंक में इस तरह से आएगा कि WC मतलब जो डफरिन थे, रचयिता थे कांग्रेस के, ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स। ये इनकी पुस्तक थी, ये भी आ सकता है 2 अंक में। इनकी पुस्तक का नाम बताइए। तो इसमें इन्होंने लिखा, इस विचार का प्रतिपादन किया कि जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो डफरिन के सुझाव पर की गई थी। इनके दिमाग में विचार आया कि अंग्रेजी राज को बचाने का जो है तरीका यही है। तो शुरू में ह्यूम के दिमाग में एक विचार था कि भारतीय जो है एक ऐसी संस्था बनाए। ये इन्होंने लिखा है, एक ऐसी संस्था बना ले जिसमें सामाजिक समस्याओं पर वो विचार विमर्श करें, बैठक करें। तो लेकिन डफरिन का कहना क्या था कि जो है ना, केवल सामाजिक समस्याओं से काम नहीं चलने वाला, राजनीतिक विषयों की, अधिकारों की, इन चीजों की, सुधारों की, उपायों की भी ये बात करें, और ऐसे उपाय अंग्रेजों को बताएं जिनसे कि शासन में सुधार आ सकता हो। और इनका मानना था कि ये एक तरह से जैसे इंग्लैंड में विपक्ष है, उस तरह से ये काम करेगा, ये जो संस्था है, ये जो संगठन स्थापित होगा। तो ऐसा विचार, ऐसा एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, विचार तैयार किया गया, वो भारतीय नेताओं के समक्ष रखा गया, और भारतीय नेताओं ने विचार विमर्श के बाद उसको स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर असंतोष जो भारतीयों में पनप रहा था उसको मार्ग देना,
उसको एक अलग तरह से रास्ते पर मोड़ना, ये इस सारे का काम था। तो इस संबंध में ऐसा मतलब एक मसानी नाम के जो इतिहासकार विचारक हैं उन्होंने क्या लिखा, आरपी मसानी, तो कह दिया कि यदि कांग्रेस के पिता हयूम थे तो धर्म पिता कौन थे? डफरिन। पिता हयूम और धर्म पिता डफरिन, ये मसानी ने कहा। तो ये अलग अलग है विचार। कुल मिलाकर कई लोगों ने इस पर सहमति जताई, लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना करने वाले भी थे। तो आलोचना पर अब नजर डालेंगे। हर सिद्धांत की हम आलोचना करेंगे कि क्या वो ठीक है या गलत है, तर्क से हम उस बात को समझेंगे। तो कोई ज्यादा इसमें सत्य ऐसा नजर नहीं आता, कोई तथ्य, क्योंकि बनर्जी ने कोई ऐसा तथ्य प्रकट नहीं किया कि ह्यूम ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जो मात्र सामाजिक विषयों पर ध्यान दे। कोई तथ्य नहीं दिया, कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई संदर्भ नहीं दिया, रेफरेंस नहीं दिया। और दूसरी बात क्या थी कि ह्यूम तो 1882 से ही सलाह दे रहे थे कि भारतीयों को एक संस्था बनानी चाहिए। उन्होंने युवाओं के नाम पत्र भी लिखा था, खासकर से जो कलकत्ता के जो स्नातक थे, पढ़ने वाले लोग थे, ग्रेजुएट कर रहे थे, उनके नाम पत्र लिखा कि भारतीयों की एक संस्था जरूर बनानी चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि वो 86 में ही उनके दिमाग में विचार आया हो। और डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया था। यह बात जो दस्तावेज है डफरिन के, जितने भी दस्तावेज मिले उनसे सिद्ध नहीं होती है। और खुद डफरिन तो नफरत करते थे कांग्रेस से। उन्होंने हयूम को जो है धूर्त कहा, पागल कहा, पता नहीं क्या क्या उनको कहते थे वो। और इस संस्था को अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व वाली संस्था कहा। भी कुछ ही लोगों की संस्था है, नाम मात्र इसका कोई वजूद नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बनर्जी के विचार में कोई सत्यता नहीं थी। हाँ, ये एक अलग बात है कि हो सकता है कि डफरिन को कांग्रेस का रचयिता बताकर वो कांग्रेस को कुछ समय के लिए अंग्रेजों के क्रोध से बचाना चाह रहे हो। ये तो बनर्जी जी ही बता सकते हैं। तो ये पहला एक सिद्धांत था, लेकिन बनर्जी जी तो रहे नहीं, तो हमने इसकी आलोचना की, इसको समझा। दूसरा जो सिद्धांत था वो है सुरक्षा नली का सिद्धांत। ये अभी हम पढ़ के आए, लाला लाजपत राय ने जो है यंग इंडिया उनका जो समाचार पत्र था उसमें लिखा, उसमें विचार प्रतिपादित किया, जो कि ऊपर वाला जो विचार है हम उसमें पढ़ के आए, सेफ्टी वाला या डफरिन का जो डफरिन रचयिता था उसी से मिलता जुलता है कि उसने भी तो अंग्रेजी राज की सुरक्षा के लिए ही ऐसा किया था। तो कुल मिलाकर ये इनका मानना है कि ये अंग्रेजी राज को बचाने का इसका उद्देश्य था, इस संस्था को बनाना। ये डफरिन की उपज थी दिमाग की। और इस सिद्धांत को आरपी दत्त, जेएन शाही ने स्वीकार किया। उनका मानना था कि एक गुप्तचर रिपोर्ट थी जो 30,000 लोगों के माध्यम से आए हैं, हमने उसको पढ़ा, शिमला में वो पढ़ी गई। इस प्रकार के काफी सारे तर्क दिए गए हैं। लेकिन ये जो है आलोचना जब इसकी होती है तो विपिन चंद्र भी बहुत बड़े इतिहासकार है, वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट सीआईडी की बताई गई थी, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, वो जो मिली वो असत्य थी। हयूम, अब दूसरी बात यह है कि 30,000 लोग काम नहीं करते थे सीआईडी विभाग में, कुछ ही लोग थे, तो ये भी रिपोर्ट गलत हो गई। और हयूम को वो मिल नहीं सकती क्योंकि हयूम जो थे वो राजस्व कृषि जैसे विभाग में ही रहे, तो सिक्योरिटी विभाग में नहीं थे, तो कृषि का विभाग है ये तो रिपोर्ट वाला। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ऐसी भी स्टोरियां बनाई गई, ह्यूम थियोपिकल साधुओं से प्रभावित थे। उन साधुओं ने बताया कि जो है ना विद्रोह होने वाला है भारत में, और हयूम ने जो है ये डफरिन को बताया या अंग्रेजों को बताया कि 1857 जैसी आशंका है, लेकिन ऐसी कोई आशंका नहीं थी। कहानी सी घड़ी गई है इस विचार को ठीक सिद्ध करने के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसी कोई बात नहीं थी। ये हो सकता है कि लाला लाजपत राय उदारवादी कांग्रेस की आलोचना करके, उस समय जब इन्होंने 1916 में दिया तो उग्रवाद आंदोलन उस पे था, प्रचंड पे था, बढ़ने लग रहा था, तो वो उग्र राष्ट्रवादी क्योंकि कहते थे कि ये नरमवादी तो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, ये उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। तो उस चक्कर में जो है इन्होंने औचित्य सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई सिद्धांत प्रकट करने की कोशिश की हो, लेकिन इस सिद्धांत में कोई बड़ी जो है सच्चाई नजर नहीं आती। रूसी भय का सिद्धांत ये दिया डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने, ये आप नोट कर लें, 2 अंक में आ सकता है ये किसने कौन सा सिद्धांत, यार बड़े क्वेश्चन तो आएगा तो फिर आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो मॉडर्न रिव्यू में एक लेख लिखा है इन्होंने। इस लेख का सार यह है कि कांग्रेस का निर्माण भारत पर रूस के संभावित हमले के खिलाफ किया गया था। उस समय
उस समय रूस और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे नहीं थे, किसी चीज़ को लेकर विवाद था उनका, क्षेत्र को लेकर पंचदेश क्षेत्र था। तो ब्रिटेन को भय था कि कभी वो भी जो है ना इस झगड़े में न उलझ जाएं। तो साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रूस जो है मित्र बनने की कोशिश कर रहा है भारत का। अगर इस प्रकार का कुछ हो जाता है तो हमारी जो घातक आर्थिक प्रणाली से छुटकारा जो है भारत को दिला सकता है, भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो रूस पूर्ण शासन के बदले एक नई व्यापारिक संधि कर ले और लोकप्रियता में ब्रिटेन से आगे निकल जाए, ऐसे भय जो है जताए गए। तो डफरिन को रूस से खतरा लग रहा था, रूस के आगे आने का भारतीय जनता पर प्रभाव पड़ सकता था। तो भारतीय समाचार पत्र भी उस समय स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, रक्षा दल भी मांग कर रहे थे कि उनको हथियार रखने की अनुमति दी जाए। कुल मिलाकर इन सारी बातों से डफरिन उलझा हुआ था, भय मान रहा था। और इसी भय के वातावरण में कहते हैं कि उन्होंने, ये चटर्जी का, नंदलाल चटर्जी जी का कहना है, हयूम डफरिन से मिला, उन्होंने इस तरह की बात कही, संगठन बनाया जाए, इस सारे विद्रोह को रोका जाए। उन्होंने मान लिया, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन ऐसी कोई बात जब हम इसकी आलोचना करते हैं इस सिद्धांत की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीयता को फैलाने वाले बहुत सारे, हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और संगठनों के बारे में पढ़ा था। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, सर्वेंट सोसाइटी, ये बहुत सारे संगठन काम कर रहे थे और इन सारे राष्ट्रीयता फैला रहे थे, विचार फैला रहे थे। कुल मिलाकर जो है इस रूसी खतरे का जो कांग्रेस की स्थापना से कोई संबंध नजर नहीं आता। तो ये सिद्धांत भी यहाँ पर आकर कमजोर पड़ जाता है। अब आता है चौथा सिद्धांत, थियोसोफिस्टों द्वारा स्थापना की योजना। थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट इसके बारे में कहती है, श्रेय देती है थियोसोफिस्टों को। एनी बेसेंट की संस्था थी ये, अपनी पुस्तक में लिखती है, ये आपके पुस्तक 2 नंबर में आ सकती है। इनकी पुस्तक का नाम हाउ इंडिया रोड फॉर फ्रीडम रोड। तो भारत की भलाई के लिए जो है कुछ योजना बनाई गई, विचार व्यक्त किया गया, इस संस्था की योजना बनी। वे लिखती हैं कि 1884 में 17 थियोसोफिस्ट, जिनमें अधिकतर मद्रास के थे, वो मद्रास के एक नगर में इकट्ठा होते हैं, प्रतिनिधि बनकर आए हुए थे। तो ऐसा करके उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेम और आशा से प्रेरित होकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का विचार इन्होंने रखा और यही कांग्रेस का अग्रगामी था। मतलब इन्होंने ही पहल करी इस प्रकार की। इसी कन्वेंशन को उन्होंने कांग्रेस की अग्रगामी कहा। कन्वेंशन मतलब मीटिंग। तो इस मीटिंग में देश के सभी भागों से लोग शामिल हुए थे। मीटिंग में क्या तय हुआ कि ये जो विचार, जो बातें हुई हैं, इनको फैलाएंगे देश में पूरे और पुनः मिलेंगे, फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। लेकिन आलोचना इसकी भी है, इसमें क्या ऐसा क्या काम किया उन्होंने प्रांतों में जाकर। जो लोग यहाँ से गए 17 प्रतिनिधि, उन्होंने क्या काम किया, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती, कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई तथ्य नहीं मिलता। और यह भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस के लिए क्या किया उन लोगों ने। 85 में जब स्थापना हुई कांग्रेस की और जब प्रथम अधिवेशन इसका हुआ कांग्रेस का, तो जो लोग 17 लोग थे उनमें से अधिकतर लोग इस समय शामिल नहीं थे। तो इससे कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान इनका स्पष्ट नहीं होता है। तो ये सिद्धांत भी कमजोर ही पड़ जाता है। फिर है आपका अगला जो सिद्धांत है वो है भारतीय अभिजात वर्ग की महत्वाकांक्षा तथा प्रतिद्वंदिता का सिद्धांत। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में यह सिद्धांत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकारों के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकार है उनके द्वारा ये दिया गया है। इन इतिहासकारों के अनुसार भारतीय अभिजात वर्ग जो था, बड़ा जो वर्ग था, कांग्रेस की स्थापना महज अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर रहा था। निजी स्वार्थ उनके पूरे हो जाएं, उनको पावर मिल जाए। इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह सत्ता में, पदों में भागीदारी चाहता था। तो इसके लिए संगठित रूप से इकट्ठे होकर वो दबाव डालना चाह रहे थे। दबाव डालने के लिए उन लोगों ने ऐसा एक संगठन बनाया जिसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। हालांकि इनमें भी कई गुट बने हुए थे आपस में जो अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर ये भी राष्ट्रीय संस्था इसको नहीं मान सकते, क्योंकि निजी स्वार्थों की पूर्ति करना ही इनका एकमात्र सिद्धांत है, ऐसा ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकारों ने कहा। परंतु इस सिद्धांत को भारतीयों ने नकार दिया है। तो सिद्धांत को न देने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को ही नहीं मानते हैं, न ही भारत में अंग्रेजों द्वारा जातीय भेदभाव को स्वीकार करते हैं।
वो तो ये कहते थे कि अंग्रेजों का जो शासन था वो बहुत अच्छा था। तो उनकी इस बात को हम कैसे मान सकते हैं जिन्होंने इतने अत्याचार भारत के ऊपर किए। तो कुल मिलाकर ये विचार भी जो है नहीं माना जा सकता, ऐसा नहीं माना जाता। सभी लोग स्वार्थ के कारण से ही इतने बड़े आंदोलन से, इतने बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इसमें भी कोई सच्चाई नजर नहीं आती। आखिरी जो सिद्धांत है इस संबंध में वो है भारतीय जो आपकी भारतीय राष्ट्रीयता के मंच के रूप में कांग्रेस की जो स्थापना होती है, उदीयमान होता है। विपिन चंद्र तथा अन्य भारतीय इतिहासकारों ने इसको प्रस्तुत किया। विपिन चंद्र और अन्य जो भारतीय इतिहासकार हैं, उनका विचार सार यह है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था। हमने पढ़े ना, उदय एवं विकास के कारण चेतना के, तो उसी से संबंध है, हो रहा था। हमने उसमें एक पॉइंट भी पढ़ा था, वही पॉइंट इसमें आने वाला है। यही पॉइंट है वो पॉइंट जो हमने 14वां लास्ट पॉइंट पढ़ा था। तो एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की मंच की आवश्यकता थी। मंच की आवश्यकता को कांग्रेस ने पूरा किया। इन इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजी राज द्वारा जैसी परिस्थितियां, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उन्होंने ही इस राष्ट्रीयता के उदय में, इस कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया, एक परिस्थितियां उत्पन्न की। और ये कोई एक ऐसी घटना नहीं थी कि जो एकाएक घट गई हो, अकस्मात घट गई हो, बल्कि इसका धीरे धीरे कई तरह के संगठन इससे पहले बने, कई तरह की परिस्थितियां घटी। और इंडियन एसोसिएशन ने तो 1883 में प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था, ये भी हमने पढ़ा था। बंगाल के अतिरिक्त दूसरे विभाग में कुछ ही लोग शामिल हुए, हालांकि ये सब हम पढ़ आए हैं। तो 1885 के दिसंबर मास में विदेश में अनेक राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। उदाहरण के लिए मद्रास महाजन सभा का दूसरा सम्मेलन 22 से 24 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया, ताकि इसके सदस्य पूना में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले सकें। इसी प्रकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया था। बाद में यह एसोसिएशन कांग्रेस में मिला दी गई थी। तो ये सारे चलते रहे। अंत में 28 से 30 दिसंबर को पूना के बजाय बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सारे देश की राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो बंबई में इसकी स्थापना होती है। यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन वैसे तो आगे भी आएगा, लेकिन इसको नोट कर लें आप। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इस समय अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक सभा निर्माण एक स्वाभाविक घटना थी। उदीयमान युवा राष्ट्रीय नेता इस बात को समझ रहे थे कि राष्ट्रीय हित उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातीय तथा सामुदायिक हितों से ऊपर हैं। वे अपने विचारों को वास्तविक रूप में लागू करना चाहते थे। इस प्रकार कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक थी तथा भारतीय राष्ट्रीयता के अखिल भारतीय स्तर पर मंच प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपका मुख्य रूप से हमने पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना के जो सिद्धांत हैं उनके संबंध में। फिर ह्यूम की भूमिका हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कैसे फिर ह्यूम की भूमिका रही, कैसे भारतीय नेताओं से सहायता प्राप्त की, पहला अधिवेशन कैसे हुआ, और ये पाठ फिर कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। इसके साथ ये पाठ कल समाप्त हो जाएगा आपका।